हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल एटीएस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज यूपीएससी सीएससी 23 मेंस का पेपर हुआ, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। तो अभी मैं आपके लिए जीएस पेपर 1 के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं दैट कंसिस्ट ऑफ 125 मार्क्स, उनका डिटेल सॉल्यूशन विद मॉडल आंसर लेकर आया हूं। सो आप लास्ट तक बने रहेंगे और बिल्कुल ध्यान सुनेंगे गाइस। मैं हमेशा आपसे बोलता रहा हूं कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। सो एक बार जब हम लेवल को एक्वायर करेंगे तभी सिलेक्शन होगा गाइस। जितने मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे डिटेल ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, उन्हें मालूम है हाउ बेनिफिशियल माय सेशंस आर। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, नहीं आपको ये ना लगे कि गुरुजी एवं मार्केटिंग कर रहे हैं, है कि नहीं गाइस। चलिए फाइन, हैव अ लुक। सो गाइस, आइए पहले मैं क्वेश्चंस बता दूं कि क्वेश्चंस क्या क्या आए। मैं साइड हो जा रहा हूं और आप क्वेश्चंस को देखिए। So explain the role of geographical factors towards the development of ancient India. प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, अभी करेंगे गाइस विद द मॉडल आंसर। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। फाइन। विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। Bring out the socio-economic effects of introduction of railway in different countries of the world. इसको डिटेल में करेंगे। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी। सो आप देख पा रहे हो गाइस, 10 मार्क्स 150 वर्ड, 10 मार्क्स 150 वर्ड। ओके, सो इन सी रिसेंट ट्रेंड क्या है गाइस, आई एम टेकिंग द सेशंस ऑन एनवायरमेंट इन ग्रेट डिटेल। ठीक, तो कई बार स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को लगता है सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो। नाउ सी द एंगल, सी द क्वेश्चन। हाथ कंगन को आरसी क्या है ना गाइस। और डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, है ना गाइस। उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। क्लियर, इसे करेंगे डिटेल में बिल्कुल विद द मॉडल आंसर। आज विश्व ताजे जल, कितनी बार मैंने ज्योग्राफी सेशंस में कहा है कि वाटर रिसोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। Why is the world today confronted with a crisis of availability of and access to fresh water resources? Again ये क्वेश्चन। फिजोर्ड कैसे बनते हैं। ठीक, वे दुनिया के कुछ सबसे सुरगम क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। हाउ आर द फिजोर्ड्स फॉर्म्ड। फिजोर्ड्स why do they constitute some of the most पिक्चर्स्क एरिया ऑफ द कंट्री। कैसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण करते हैं। अगेन 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, करेंगे डिस्कशन विद द ग्रेट डिटेल। ओके, सो व्हाई इज द साउथ वेस्ट मॉनसून कॉल्ड पुरवैया ईस्टर्ली इन द भोजपुर रीजन। हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम influence the cultural ethos of the region। दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्रों में पुरवैया या पूर्वी क्यों कहलाता है। इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया। अगेन करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन विद मॉडल आंसर। गाइस बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ऑनलाइन में जो शॉर्टकट होता है, ठीक, superficially approach, no, I will give you the feeling of the offline classes।
आप ध्यान सुनिएगा विथ पेशेंस। क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बड़े रिलेवेंट, बड़े अच्छे आए हुए हैं। दैट मीन्स ऑलवेज थिंकिंग, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। एक्सप्लेन वाई सुसाइड अमंग यंग वीमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में नौ युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? एक्सप्लेन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। गाइस, आप समाज में देख रहे हो चाइल्ड कर्लिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स। डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा क्वेश्चन है। What are the main features of Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ठीक, क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं? See how relevant questions are. देख पा रहे हो आप? ठीक गाइस, सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे? उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया था? What were the major technological changes introduced during the Sultanate period and how did those technological changes influence in the Indian society? देख पा रहे हो आप? How कैसे हिस्ट्री को सोसाइटी से, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी को एनवायरमेंट से, सी लिंकेजेस ऑफ द टॉपिक, हाउ रेलेवेंट इट इज। भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी? हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशन? डियर स्टूडेंट्स, अब आ गया आपके पास ज्योग्राफी का क्वेश्चन। भारत की लंबी तटीय, खूब अच्छे से हमने गाइस प्रीलिम सीरीज पर भी यहां से क्वेश्चंस किए थे। भारत की लंबी तटीय तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दिस एरिया। देख पा रहे हो, ज्योग्राफी को डिजास्टर से लिंक किया हुआ है। अभी इसका मैं कंप्लीट मॉडल आंसर आपको दूंगा गाइस तुरंत। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्यों के महत्व का आकलन कीजिए। गाइस, अभी मैं ऑफलाइन बैच एनवायरनमेंट का ले रहा था, सो आई हैव डिस्कस द बायोम इन ग्रेट डिटेल और बताया है ऑलवेज हमने फोकस किया है कि कैसे हम डिफरेंट एंगल्स पे सोचें। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। Assess the significance of wildlife sanctuaries in rain forest regions of India. Very good question. करेंगे डिस्कस, है ना गाइस? We'll discuss in great detail. Again, come on the next question. भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों हुआ है? Why did human development fail to keep pace with economic development in India? We'll discuss in great detail. Economic geography का क्वेश्चन है गाइस। 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक रूप में उभरा। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। फ्रॉम बीइंग नेट फूड इंपोर्टर्स इन द 60s, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर्स टू द वर्ल्ड। प्रोवाइड रीजन्स। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आपको करना है। अभी तुरंत मैं आपको तीनों के इनके भी दूंगा कंप्लीट मॉडल आंसर। गाइस, क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और पृथक्करण और या हाशिए पर ले जाता है?
अर्बनाइजेशन की क्वेश्चन है, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड और स्लैश मोर मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिसेस? 15 मार्क्स 250 वर्ड्स में आपको आंसर करना है. अगेन आई विल गिव यू कंप्लीट मॉडल आंसर अभी तुरंत. आइए गाइस, भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों हैं? सोसाइटी से क्वेश्चन है, व्हाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक? ओके, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन इथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म. संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए. गाइस, तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे. एक बार क्विक मैं आपको क्वेश्चंस दोबारा दिखा दे रहा हूं, फिर इसमें से ज्योग्राफी के सिलेक्ट करेंगे. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. सो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7th है ना गाइस. Then we'll discuss 14, 16, 15, 17 और 18. ये जो ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, ये जो सेगमेंट मेरे पार्ट्स के हैं उनके क्वेश्चंस का मैं आपको डिटेल सोल्यूशन दूंगा. गाइस, जैसे जीएस पेपर 3 होगा, हम एनवायरमेंट के इकोलॉजी के क्वेश्चंस का भी डिटेल सॉल्यूशन करेंगे. हैव अ लुक. तो कितने क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 7, ये सारे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं गाइस. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. और आपको 150 वर्ड्स में करने हैं, ठीक. एंड देन 14, 15, 16, 17, 18 questions of 15 marks and 250 words. That means total आपको 125 marks geography से दिख रहा है guys. How relevant geography is, how important it is for your examination. ज्यादा समय लिए बगैर आइए क्वेश्चन एक बार जल्दी से देखें हम कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक. क्वेश्चन नंबर 1 अगेन 4, 5, 6, 7, 14, 1, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 and 18. Hope you are fit and fine. Guys, आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं because it is very important. कॉपी कलम लेकर बैठें, की पॉइंट्स नोट करते रहें, बहुत ही आपके लिए गाइस हेल्पफुल होगा. आइए क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से करते हैं डिस्कस. सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया. डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि जो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम के, वो भी इस क्लास को, इस सेशन का फायदा उठा पाएं. तो एक्सप्लेनेशन विल बी बाइलिंगुअल. दैट मीन्स स्क्रीन पर जो कंटेंट होगा वो इस चैनल पर जैसा होता है विल बी इन इंग्लिश, बट मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ऐसे समझा दूंगा कि आपको बेहतर से सारी बातें समझ में आएंगी. आइए देखिए. सो रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए. डिफरेंस, अगर इस टॉपिक पे जाएं, सो हाउ वी कैन कैटेगराइज, व्हाट कैन बी द हिंट्स, हम क्या क्या इस पे एंगल को कवर करने वाले हैं, ठीक. कौन कौन से, व्हाट आर द मेजर ज्योग्राफिकल रीजन्स. 1, अबाउट रोल ऑफ टोपोग्राफी. Topography is preparing the stage. About the role of climate, how climate is playing important role among the geographical factors. So, what were the major geographical regions? About the topography, about the climate, about the rivers, about the soil, how relevant it is. River for water, soil for fertility and agriculture, and for commerce, industries, minerals.
है ना, एंड वेजिटेशन फॉर 5F food, fodder, fuel, fiber and fertilizers, for ecosystem services, for natural capital, for carbon sink and so on. इतने एंगल्स आपको, बात एंशिएंट इंडिया की हो रही है तो अभी हम कार्बन वाले एंगल पे कम जाएंगे. क्लियर? सो डियर फ्रेंड्स, दिस आर द सब कॉम्पोनेंट्स. ये आपके सब कॉम्पोनेंट्स हैं जिसको आप एक्सपेंड करोगे then it is going to be sufficient for your 150 words and will provide you good marks out of 10 marks. आइए इसे और एक्सप्लेन करते हैं. Have a look. See, the unique spatial location of India, जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, geographically as a subcontinent which has modified development of ancient history. आइए इस बात को समझते हैं. हमने कहा फर्स्ट, अगर मैं geographical regions की बात करूं, सो हमारे पास वी आर हैविंग नॉर्दर्न माउंटेन्स 1, इंडो गैंस्टिक प्लेन 2 एंड सदर्न पेनिनसुला 3. 3 major geographical regions which has experienced different phases of ancient history. Question is how? मैं अगर नॉर्दर्न माउंटेन की बात करूं, इंडो गैंस्ट्रिक प्लेन की बात करूं, सदर्न पेनिनसुला की बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स आप देखोगे कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडस बेसिन, क्लियर, वैदिक एंड महाजनपदास इन ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. अगर मैं सदर्न पेनिनसुला की बात करूं, संगम एज इन सदर्न पेनिनसुला, हाउ geographical regions are imparting effect. Have a look. Aryan migration, invasion of Indo-Greeks, Kushanas, Bactrians, Scythians from northwest via Khyber, Bolan, Kurram and Gomal passes. तो एक तरफ आप देख पा रहे हो, ठीक, 1 नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन्स की बात, और अगर हम इंडो गैंस्ट्रिक प्लेन की बात करें, इंडस बेसिन की बात करें, सो हाउ इट इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द इंडस बेसिन, वैदिक एज, महाजनपदास age in the northern plain and Sangam age in the southern peninsula. Clear guys? So how geographical regions are playing important role in development of ancient India. आप इसे देख पा रहे हो, how they are playing important role in, how geographical factors are playing important role in development of ancient India. So geographical factor is one. Topography, very important, very important. But topography is serving as a stage, एक स्टेज प्रिपेयर कर रहा है on which dance of ancient history was played. Rivers came to be worshipped as cradles of civilization. आपके पास सब सिंधु, पंच प्रयाग, तो रिवर्स केम टू बी वर्शिप्ड एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन. सब सिंधु की बात, पंच प्रयाग की बात, ठीक. लेक्स केम टू बी एसोसिएटेड विथ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज. लेक भृगु, एक भृगु ऋषि भी है ना गाइस. माउंटेन डिमार्केटेड इंडिया एज डिस्टिंक्ट यूनिट. हेमवंत हैज बीन रेफर्ड टू एज एबोर्ड ऑफ गॉड्स. और अगर मैं आपसे माउंटेन की बात करूं तो रामायण में भी महेंद्र पर्वत का उल्लेख है. देयर इज मेंशन ऑफ माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटूज ऑफ सेंट्रल इंडिया, है ना. विंध्याचल पर्वत ऑफ एमपी, महेंद्रगिरी इन उड़ीसा, महेंद्र पर्वत. तो टोपोग्राफी कैसे एंशिएंट इंडिया में रोल प्ले कर रहा है. मेनी टेम्पल्स एंड केव्स, अजंता, एलोरा, कार्ले were built on the plateau region. Coastal plains provide sea routes
to the Arabian civilization of Sumeria, Babylon, Dilmun and Rome. आप देख पा रहे हो how they are playing important role. तो guys हमने कहा first geographical regions, second topography. Topography is serving as a stage on which dance of ancient history was played. अगर मैं रिवर्स की बात करूं, लेक्स की बात करूं, माउंटेन की बात करूं, हिल्स की बात करूं, टेम्पल्स की बात करूं और कोस्टल प्लेन्स की बात करूं, all are having important role. And next is the climate. Guys, in ancient India, climate not only helped establish civilization but also ensured migration, diffusion and destruction. जाहिर सी बात है ना guys? So climate contributed to establishment and destruction of Harappan civilization. Expansion of Vedic Aryan eastward, क्यों? In search of favorable agricultural location. जितने वो पूर्व की तरफ आए, monsoon played important role. भाई कई बार क्या हो रहा है? For agriculture, it was mainly rain fed. कई बार ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स सो वाटर वहां से मिल रहा था. अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, मॉनसून प्लेड अ रोल इन चतुर्मास हॉल्ट इन बुद्धिज्म, है ना. तो हमने क्या देखा? वन, ज्योग्राफिकल रीजन्स, सेकेंड टोपोग्राफी, थर्ड क्लाइमेट. क्लाइमेट का माइग्रेशन, डिफ्यूजन, डिस्ट्रक्शन, एस्टेब्लिशमेंट, हड़प्पन का केस लिया हमने. ठीक. Eastward expansion of Vedic areas in the search of favorable location for agriculture. Monsoon का एक रोल इन चतुर्मास हॉल्ट इन बुद्धिज्म. अगर हम रिवर्स की बात करें, मोस्ट ऑफ पैलियोलिथिक सेटलमेंट्स की अगर बात करें गाइस, तो आइए जरा देखते हैं. सच एज लखुदियार, अल्मोड़ा, बेलन यूपी, चिरान बिहार और on the site of river banks. और अगर इंदस वैली टाउन्स की बात करें, मोहनजोदड़ो, इंदस, हड़प्पा, रावी वेर ऑन द रिवर्स. और वैदिक टेक्स्ट मेंशन द लैंड ऑफ आर्यन. लैंड ऑफ आर्यन को सप्त सिंधु के नाम से मेंशन किया गया है. तो आप देख पा रहे हो हाउ रिवर्स एज अ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूशन इन एंशिएंट इंडिया. Ganga river in middle Gangetic plain played a crucial role in emergence of Magad. है ना guys? The famous battle of Hydaspes was fought on Jhelum river between Alexander and Porus. तो आप देख पा रहे हो कैसे इसका इफेक्ट एंशिएंट इंडिया पे है. After geographical factors, regions, after topography, है ना, after climate, after rivers, now soil is also playing very important role. Fertile soil of Indus plain contributed to the agricultural prosperity and trade of Harappan towns. Guys, Aryan migrated eastward in later Vedic age. Why? For looking for agricultural location, for looking for fertile soil. मगध इतना संपन्न, समृद्ध, prosperous क्यों था? Due to fertile alluvial soil. So fertile alluvial soil was important. Guys, अगर हम ancient चोलास की बात करें, ठीक, तो अगर ancient चोलास की बात करें, they inhabited the plain of river Kaveri, है ना. So वह एक ऐसी मानना थी कि एक हाथी, so fertile was the plain of Kaveri, फ्लड प्लेन, फ्लूवियल प्लेन, ऐसी मानना थी कि एक हाथी जितने एरिया में बैठेगा, सो लैंड वाज फर्टाइल, कि वो 50 लोगों के लिए पूरे साल भर का खाने का अनाज पैदा करेगा. कैन यू इमेजिन? तो एक आपको ये अतिशयोक्त लग रहा है, जो है भी, बट लॉजिक इज, समरी इज just to focus how fertile alluvial soil of the region was. Terracotta art was a result of development in the clay sculpture. So how soil
प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ये अभी हमने गाइस समझने का प्रयास किया. ऑन द अदर हैंड, मिनरल्स, सेवरल केव पेंटिंग्स फ्रॉम पेलियोलिथिक एज हैव बीन मेड ऑफ लाइम. आपके पास भीमबेटका का एग्जाम्पल है. कॉपर फ्रॉम गणेश्वर एंड खेत्री, ठीक खेतरी की बात हो रही है. एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ चारकोलिथिक एज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड आयरन become the main element exposing the expansion of areas. तो आप मिनरल के रोल, हाउ दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, ये भी गाइस समझने का प्रयास कर रहे हो. प्रेजेंस ऑफ कोल इन छोटा नागपुर प्लेटू रिच मिनरल बेल्ट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मेनी महाजनपदास अराउंड इट, है ना. दूसरी तरफ सैंडस्टोन की बात करें, sandstone figurines have been found in Harappan civilization. Stone cutting facilitated the development of art school of Mathura and Gandhara of Jainism and Buddhism. Guys, बहुत डिटेल में देख रहे हैं हम, बट ऑब्वियस मैं चाह रहा हूं कि आपको सारे एंगल्स समझने का मौका मिले ताकि आप और चीजों को लिंक करना स्टार्ट कर पाओ. So among geographical factors, now see how vegetation is playing important role. Forest inspired the writing of Aranyak text. Several historical events have been closely related to forest, as the exile of Lord Rama in Ramayana. याद है आपको पांडवों का, है ना, और रामायण में राम सीता लक्ष्मण का वनवास. रिच डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेद शास्त्र, है ना. मेडिसिन की इंपॉर्टेंस आपके पास इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है. गाइस, नाउ वी कैन से हिस्ट्री हैज टू आईज. इतिहास की दो आंखें हैं. वन इज क्रोनोलॉजी, क्रम, काल क्रम, एंड अदर we can't deny geography. And guys, so thus it is said that history has two eyes, chronology and geography, and thus geographical factors have not only has determined the course of history, but without acknowledging the role, it is not possible to grasp the unfolding of ancient history in India. And guys, so इट वॉज ग्रेट डिटेल सॉल्यूशन. आप इसके और संभावतः एंगल को भी कवर कर सकते हैं, ठीक. लेकिन इतना तो हमें सोचना और करना ही होगा कि कैसे ज्योग्राफी अपना रोल प्ले कर रही. गाइस, क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी, है ना, in tropical countries. Guys, climate change, that means change in pattern of parameters. Minimum for period of 30 and 35 years. How change in insolation, how change in temperature, how change in wind, how change in rainfall, how change in precipitation, how change in impact of currents, how frequent natural calamities, which is the outcome of climate change, they are imparting effect on climatic factors. That means climate change can be natural, can be anthropogenic. So that means how it is, we are going to discuss how it is related to SDG 2, Sustainable Development Goal 2, that is of zero hunger. तो इसके क्या डायमेंशंस बनेंगे, आइए देखते हैं. सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. सो वी आर हैविंग UN World Food Program about distribution of agroecology, disruption of supply chain distribution SCD network, instability and wars, how they are affecting
डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑनसेट ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। आप इतने एंगल्स को देखोगे। रिडक्शन इन क्रॉप इल, क्रॉप फेल्योर, ठीक, changing growing conditions, how they are affecting livestock and fisheries, and price volatility, weakening of 3 A's of food security. Guys, have a look. और इतने components को हम expand करेंगे, but obvious your answer is going to be awesome. Have a look. अभी जब मेन की पॉइंट्स आएंगे गाइस, तो आप उसे नोट करते जाइएगा। क्लियर है? चेंज कर दीजिए। ओके, हैव अ लुक। देखिए जरा, क्लियर? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए आप। सो सी द रीजन्स very carefully. हम गाइस देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज अपना इंपैक्ट इंपार्ट कर रहा है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ऐसे हमारे सब टॉपिक्स होंगे। हैव अ लुक। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रिपोर्टेड इन 2021 क्या बता रहा है? 2 डिग्री राइज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल will see a staggering 189 million additional people in the grip of hunger. So guys, see how climate change imparting its effect on food security in tropical countries. First, destruction of agroecology. Climate change results in destruction of land and crops, but obvious loss of livestock, but obvious hot and humid conditions will lead to activation, increased activity of disease causing agent, depletion of fisheries, टेम्परेचर का राइज होना, वाटर की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी का कम होना, इंक्रीज ऑक्सीजन भी अपना एडवर्स इफेक्ट इंपार्ट करेगा, एंड कट ऑफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन to market, which further impact food production availability, diversity, access and safety. One keyword is point is destruction of agroecology, disruption of supply chain distribution network by impeding of availability, accessibility and affordability. 3 A's: availability, accessibility and affordability of food. ध्यान सुनिएगा, है ना? लिसन वेरी केयरफुली। सो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, स्पेशली इन द कंट्रीज को अफेक्टेड बाय सिविल वॉर, स्ट्राइफ, कूप्स, गाम्बिया और नाइजर की एग्जांपल आपके पास है इन साहेल रीजन। सो सप्लाई चेन का डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्टर्ब होना, ट्रिपल एज की इफेक्ट होना, ठीक, गृह युद्ध हो गया, आपस में तख्ता पलट हो गया, सिविल वॉर हो गया, तो ये इफेक्ट डाल रहा है। इनस्टेबिलिटी एंड वॉर ड्यू टू फूड इनसिक्योरिटी, coups and stripes will become more common as occurring in the MENA region.
Middle East and North Africa MENA region as Yemen, Libya, Niger, Chad and so on. Clear? एक हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रो इकोलॉजी, disruption of supply chain distribution network, affecting triple A's, instability and war due to food insecurity, discrimination and onset of vicious cycle of poverty. अगर बात करें especially for marginal section of society suffering from intersectionality such as women, children, aged and disabled, which would delay the fulfillment of all SDGs. जाहिर से बात है गाइस, है ना? तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है. बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर, ध्यान सुनिएगा, देर इज वन रिपोर्ट दैट सेज in mid-temperate region this will lead to increase in the yield of wheat. Mid-temperate region, लेकिन the question is about the tropical countries. So in tropics this will lead to reduction in the crop yield, heat waves, droughts, number of times soil is having nutrients, but because of irregularity in rainfall, either excessive or minimal or no in both extreme cases, but obvious this will cause decrease in the yield. फसल की पैदावार कम हो जा रही है. Excessive rainfall will lead to flood, it will cause destruction of crops, है ना? इस एक आपके पास एग्जाम्पल है हीट वेव्स का इफेक्ट, ड्राउट्स का इफेक्ट. Storm Daniel in Libya in 2023 में how it has caused damage. Crop failures, very important guys, very important. 80% of global population most at risk from crop failures and hunger from climate change are in sub-Saharan Africa, South Asia, Southeast Asia, where farming families are disproportionately poor and vulnerable. Guys, matter of great concern. 80% of global population are at risk from crop failure and hunger from climate change. They are residing in sub-Saharan Africa, South Asia, Southeast Asia, where farming families are disproportionately poor and vulnerable. तो ध्यान रखेंगे आप गाइस. चेंजिंग ग्रोइंग कंडीशन, तो ग्रोइंग कंडीशन का बदलता हुआ स्वरूप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. क्लाइमेट चेंज अल्टर्स द सुटेबिलिटी ऑफ सर्टेन रीजन्स फ्रॉम स्पेसिफिक क्रॉप शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न. भाई अगर आपका चेंज हो रहा है क्लाइमेट के पैरामीटर्स, तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न नाउ वी आर शिफ्टिंग ग्रोइंग कंडीशंस, है ना? फार्मर्स टू अडॉप्ट देयर प्रैक्टिसेस और इवन स्विच टू डिफरेंट क्रॉप्स. कई बार क्या हो रहा है, आप देखो जहां से आप बिलोंग करते हो आसपास देखो कैसे अर्ली टाइम में, पहले के समय में जो क्रॉप्स लोग उगा रहे हैं, हाउ कंडीशंस आर चेंजिंग. नाउ फोकस इज मोर ऑन द कैश क्रॉप्स, है ना? आप देख पा रहे हो. दिस कैन लीड टू डिसरप्शन इन फूड प्रोडक्शन एंड रीजनल फूड इम्बैलेंसेस. ये आप समझने का प्रयास करेंगे आप, हाउ चेंजिंग ग्रोइंग कंडीशन. इतना ही नहीं, हाउ इट इज इम्पार्टिंग इफेक्ट on livestock, on fisheries. So rising temperature, changing precipitation pattern and ocean acidification affect livestock, affect phytoplanktons, affect zooplanktons, small fishes, large fishes, nectons, food production. And heat stress क्या करेगा, reduce करेगा livestock की productivity and increases mortality rate. So not only it is imparting effect on crop yield, crop failure, changing cropping pattern, reduced in the yield, but also have impact on livestock and fisheries. अगर प्राइस की बात करें तो climate change related disruptions in the agricultural production,
can lead to increased price volatility for food commodities. Crop failure, reduced yield, decreased supply can cause food prices to spike. जाहिर सी बात है, when yield is less, demand is more, but obvious prices are going to be high. And guys, weakening of 3 A's of food security due to occurrence of agricultural, meteorological and hydrological droughts due to erratic rainfall patterns, drought events. क्या देख पा रहे हैं आपको? एल नीनो की अकरेंस की फ्रीक्वेंसी भी आप देख पा रहे हो, हाउ इट इज इंक्रीजिंग गाइस. बट ऑब्वियस हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज इम्पार्टिंग इफेक्ट by having focus on the different parameters. Ensuring global food security requires reimagining the food system towards balancing growth, okay, and sustainability, mitigating climate change, ensuring healthy, safe and affordable food, and investments for the same from governments and private sectors for fulfilling SDG 2 of zero hunger. और इतने पॉइंट्स आप बना पाएंगे गाइस, सो इट इज गोइंग टू बी ऑल एंगल्स आर कवर्ड. जस्ट हैव अ क्विक रिकैप. जल्दी से आप एक बार मेन पॉइंट्स को क्विक रिकैप कर लें. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रो इकोलॉजी, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इंस्टेबिलिटी एंड वॉर्स का एंगल, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑनसेट ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन इन क्रॉप इल, क्रॉप फेल्योर का एंगल, चेंजिंग ग्रोइंग कंडीशंस का एंगल, इम्पैक्ट ऑन लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज, प्राइस वॉलेटिलिटी, वीकनिंग ऑफ 3 A's ऑफ फूड सिक्योरिटी. ये सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे विथ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट और थोड़ी सी एनालिसिस विद द टेम्परेट रीजन. इट इज गोइंग टू बी अ गुड वन. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट. Why is the world today confronted with a crisis of availability of and access to fresh water resources? ध्यान सुनिएगा. आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है ना? आइए एक बार कंप्लीट वाटर रिसोर्सेज के एंगल को देखें कि हाउ एंटायर वाटर ऑफ अर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड. आउट ऑफ अर्थ टोटल वाटर, हैव अ लुक, 97% is saline marine, belongs to sea oceans, okay. 3% is fresh water, fine. Out of this 3%, अब इस 3% जो आपको यहां दिख रहा है, now it is behaving as 100%. So out of this total fresh water, which is only 3% of Earth's water, see 68.7% is in ice caps and glacier, unavailable to us. ध्यान सुनिएगा, है ना? So 30%, 30.1% in groundwater, 68 or 30, 63, 98 point something percent, 0.9% only is in the form of others. So see, this is mainly unavailable, fraction of this is available, fine. So now it is behaving as entire surface water. Of this, major in the form of lakes, swamps 11%, only 2% in the form of rivers. यहां से प्रीलिम्स में अच्छे क्वेश्चंस बनते रहे हैं, बनेंगे. हाउ अर्थ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन नाउ गाइस. वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विथ क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ and access of fresh water resources. Why? What can be the angles? Have a look. Uneven spatial distribution. देखा हमने कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन है, वन फैक्टर. सेकेंड, ओवर एक्सप्लोटेशन इन सम एरियाज
excess groundwater pollution, melting of glaciers, changing climate patterns, frequent disasters, potential rural urban conflict, increasing demand of development. आप देख पा रहे हो. आइए इन एंगल्स को और एक्सप्लोर करते हैं. लेट्स एक्सप्लोर ऑल दिस एंगल्स. गाइस, फ्रेश वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली less than 3% of all water resources on the earth, which is erratically distributed. अभी देखा हमने across rivers, lakes, glaciers, wetlands and atmosphere. Water vapor के फॉर्म में, which is increasingly under pressure from increasing population on earth. Demand is increasing. Recently, a study released by Circle of Blue and World Wide Fund for Nature क्या बता रहा है? 30% of people were greatly impacted by fresh water shortage globally. Guys, जब भी हम आंसर राइट करें, अगर हमें उस पॉइंट कोई रिपोर्ट याद आ रहा है तो हम उसे जरूर मेंशन करें. It provides authenticity to your answer. And guys, reasons for crisis of availability and access of fresh water resources. आइए देखते हैं. Uneven spatial distribution. हमने क्या देखा? More than 70% of global fresh water is locked in glaciers, not available and accessible easily. Also, region of low precipitation but high population as sub-Saharan African, MENA region, Middle East and North Africa have demand-supply gap. Demand is very high and supply is very less. So 1 point, uneven spatial distribution. Second, over-exploitation, increasing demand of fresh water for crop irrigation. And we are having a lot of faulty practices of irrigation, industrial usages and commercial exploitation, especially groundwater. There is no regulation in groundwater exploitation. This has led to shortages in South and Southeast Asia. So over exploitation, excess groundwater draft. See, 256 of 700 districts in India have reported critical or over-exploited groundwater level according to Central Groundwater Board. सोचिए आप, out of 700 districts, 256 has over-exploited. हमारे पास CWMI 2.0 की रिपोर्ट भी है. Pollution is big concern. Pollution through urban sewage, agricultural waste, insecticide, pesticide, industrial effluents, biochemical pollutants has led the river and lacustrine fresh water becoming unusable. See, you are having example of water of Ganga, Yamuna, Yangtze and so on. हम देख पा रहे हैं हमारे पास कितने पॉपुलर केस स्टडीज इसके रिगार्डिंग है, चाहे वो रिवर की बात हो या लेक की बात हो. Melting of glacier. See, here focus is on alpine glacier. Any mountain present in tropical and subtropical region, एक हाइट के बियॉन्ड जो अल्पाइन टुंड्रा है, अल्पाइन ग्लेशियर्स है, उनकी मेल्टिंग से तात्पर्य है स्पेशली अल्पाइन ग्लेशियर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इन द आल्प्स, रॉकीज, हिंदू कुश, हिमालय, also called as third pole, has led to dwindling of fresh water during lean seasons and risk of perennial loss of glacier cover of rivers. देख पा रहे हो आप? So melting of water, melting of glacier, pollution, over exploitation, excess groundwater draft, uneven spatial distribution are important points along with changing climatic patterns. Guys, but obvious, अगर
Number of rivers are ephemerals, short lived. रेन फेड, रेनफॉल इरेगुलर हुआ, बट ऑब्वियस वाटर का फ्लो क्या हुआ, प्रभावित हुआ. सो इरेटिक प्रेसिपिटेशन पैटर्न सच एज इन हिमाचल प्रदेश, क्लाउड बर्स्ट ऑफ 23, ड्राउट, ऑस्ट्रेलियन ड्राउट affect availability of fresh water resources. Such events lead to loss of replenishment of fresh water. तो इतने पॉइंट्स गाइस. फ्रीक्वेंट डिजास्टर भी इंपॉर्टेंट है ना. सो फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स, occurrence of flood, cyclone, wildfire, dam breaks can lead to dereliction and degradation of water resources. डैम का कोलैप्स करना. ऑलवेज केस स्टडी आप मेंशन करोगे. लीबिया का केस ऑफ 2023, मावी वाइल्ड फायर इन हवाई 23, 2011 जापान अर्थक्वेक लीड टू न्यूक्लियर रेडिएशन अफेक्टिंग ग्राउंड वाटर ऑफ फ्यूकुशिमा. गाइस, अगर आपको आंसर लिखते समय कोई केस स्टडी याद आ जाए जरूर मेंशन करेंगे. नाउडेज गैंस्टिक प्लेन नॉर्थ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर आर्सेनिक कंटामिनेशन. आप उसे भी पॉल्यूशन में मेंशन कर सकते हो, है ना गाइस. सी पोटेंशियल रूरल अर्बन कॉन्फ्लिक्ट, बट ऑब्वियस cities are rapidly expanding, rapid urbanization, large influx of migrants, but obvious क्या हो रहा है, from rural areas to urban areas, but obvious urban areas पे pressure of fresh water is high, increasing per capita use of water increase कर रहा है कि नहीं. तो क्या है भाई, अब वाटर को ट्रांसफर करना होगा from rural reservoirs to urban area, but obvious this will help to fulfill the deficit. अगर मैं दिल्ली का केस स्टडी लूं तो दिल्ली के पास मैसिव पॉपुलेशन प्रेशर है एंड ऑलवेज वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर नेबरिंग स्टेट फॉर डिमांड ऑफ वाटर, है ना गाइस. मोर ओवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ डेवलपमेंट. भाई हैव अ लुक फॉर माइनिंग ऑफ कोबाल्ट, लिथियम, फॉर ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, great power production using thermal and biomass sources, increase water utilization in urban region. आपके पास केस स्टडी है दुबई एंड दोहा का, है ना गाइस. सो बट ऑब्वियस डेवलपमेंट भी आपके पास क्या करें हम, गो फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, गो फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट हाउस लेवल, conjunctive use of surface water and groundwater and regulation of water reservoirs. But obvious water एक बहुत ही precious resource है guys. Clear? इतनी बात clear हो रही guys? Yes, no. But obvious अगर हमें sustainable development goals आप देख पा रहे हो कि डिमांड पूरी करनी है, आइए जरा एक की पॉइंट्स को समराइज करते हैं. Uneven spatial distribution 1, over exploitation 2, excessive groundwater draft 3, pollution 4, melting of alpine glacier 5, याद है, changing climatic pattern 6, clear, frequent disasters 7, और फिर हमने देखा potential rural urban conflict and increasing demand of development. Guys, अगर इतने पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, but always you will fulfill the almost demand of the question in 150 words by making it more compact. Hello guys, now come on there is need to shift focus towards efficient water governance and increase data discipline regarding the status of water bodies at regional, state and national level, and setting of water conservation zone for fulfillment of SDG 6, Sustainable Development Goal 6. Clear guys? आइए
जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इज फ्रॉम योर बुक जीसी लियोंग सर्टिफिकेट टू फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। मैंने अपने यूट्यूब सेशंस पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत अच्छे से लैंड फॉर्म्स कराया है गाइस। नाउ-अडेज लैंड फॉर्म से क्वेश्चंस आने लगे हैं, लास्ट ईयर्स देखा आपने। हाउ आर fjord formed? Why do they constitute some of the most picturesque area of the world? है ना? तो fjord और fjord, if it is smaller in dimension, ठीक, it is one type of estuary on the basis of geomorphology. There is a book called as Odom and Barrett, Odom edition part 2 में बहुत अच्छे से इसके बारे में गाइस दिया हुआ है। ठीक, हम देखेंगे why do they constitute some of the most picturesque area of the world। तो ये आपको how glacial valleys, how glacial actions लैंड फॉर्म्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रही है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, हाउ दे आर फॉर्मिंग अ यू शेप वैलीज, समटाइम्स मोर डीपर वी शेप्ड। So formation of fjord and fjord, one, what can be the angle? Have a look. Process, structure, some majestic valleys, tourist areas, about waterfalls, about mountain coast, about ales topography, about corals and eccentric marine fauna, about deltaic villages and about some famous fjords। इतने पॉइंट्स हम लोग करने वाले हैं गाइस, है ना। आइए हैव अ लुक। सो इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। fjord इज अ लॉन्ग नैरो आर्म ऑफ सी। हुआ क्या है? ग्लेशियल मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गाउजिंग चीजलिंग। क्यों मैंने कहा कि इट इज वन टाइप ऑफ इकोटोन। Frozen area is forming a part of fresh water, and because of glacial action, because of movement, because of gouging and chiseling, because of formation of in depressed areas, U-shaped और V-shaped, क्या हो रहा है? मरीन वाटर की इंट्रूजन हो रही है, मरीन इनंडेशन हो रही है ऑफ द ग्लेशिएटेड वैली। See, commonly extending far inland, that results from marine inundation of a glaciated valley। अगर सपोज ये ग्लेशियर है और यहां फ्रोजन एरिया पे कोई ग्लेशियर मूव कर रही है, एट द बॉटम एट द जंक्शन गाउजिंग एंड चिजलिंग इज रिस्पॉन्सिबल, खरोचना कुरेदना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग नैरो डिप्रेशंस। और उसमें सी का मरीन वाटर का इंट्रूजन हो रहा है और फ्रेश वाटर और मरीन का आपके पास एग्जाम्पल है शॉग्न फिजोर्ड इन नॉर्वे। द शॉग्न फिजोर्ड और इसे बोलते हैं किंग ऑफ फिजोर्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट फिजोर्ड इन नॉर्वे, वेस्टर्न नॉर्वे। कैनाल मेजर इन चिली, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैनाल मेजर इन चिली भी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। Fjords are found in temperate regions because of frozen surfaces which experienced ice age in geological past. So their high temperate regions are having frozen areas whereby heavy glacier in the coastal regions eroded sea floor and carved out large scoops from the sea bottom. Clear? How they are formed, कैसे ये बने। So temperate regions, mid and high temperate regions, they are experiencing ice age in, they have experienced ice age in geological past. Heavy glaciers in the coastal regions eroded the sea floor and carved out large scoops from the sea bottom। अगर बात करें, enormous thick glacier that formed in these valleys were so heavy
दे कुड इरोड द बॉटम ऑफ द वैली फार बिलो द सी लेवल। ये मैं आपको बता रहा था कि कैसे वो गाउजिंग और चिजलिंग कर रहा है बिफोर दे फ्लोटेड इन द ओशन। अगर ये मेरा हाथ ग्लेशियर है, अगर ये परमाफ्रॉस्ट रीजन है, कोस्टल लोकेशन है, अब ग्लेशियर मूव कर रहा है, हैवी ग्लेशियर, it is gouging, chiseling, forming a depressions and then falling into the ocean. Melting will rise the sea level and this will intrude in the depressed valley forming structure. अगर ये larger dimension का है तो fjord है, smaller का है तो fjord है, ठीक। Glacial erosion produces U-shaped valleys and fjords are characteristic valley so shaped because the lower part of U is far underwater. This part, ये पानी के अंदर आ चुका है, and the visible wall, ये आपको दिख रहा है, of the fjord may rise vertically for 100 of feet ऊपर की तरफ from the water edges and close to the shore the water may be many hundred of feet deep. So this part is under water, ठीक। आइए और समझते इस बात को। Why fjord forms picturesque area? Why we are having majestic valleys? They are in large U-shaped glacial valleys which are of huge scale, giving rise to majestic landscapes. Tourist areas, they form enclosed gulf-like water bodies connected to open sea, which provides avenues for luxury shipping, tourism and adventure tourism. But obvious, ये उसके लिए टूरिस्ट एरियाज का एक डेस्टिनेशन हो रहा है ना। आइए आगे और समझते हैं। नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, सोचो जो वॉल है वहां से वाटरफॉल हो रहा है। इन सम fjords स्मॉल स्ट्रीम प्लंज 100 of feet over the edge of the fjord. Some of the world's highest waterfall are of this type. Clear? Mountain coast. Fjords have mountainous coast, most of which are like steep walls and cliffs. ये भी आपको खूबसूरत व्यू दे रहा है। As topography have winding channels and occasional sharp corners. तो क्या कीवर्ड्स हुए? आइए जरा एक बार कीवर्ड्स को समराइज करें। See, majestic valleys we are having, tourist areas, waterfalls, mountain coast, as topography, deltaic villages. The river that forms the original valley commonly reestablishes itself on the upper valley floor after disappearance of the ice and begins to build delta at the fjord's head. Eccentric marine fauna, है ना? Due to the extreme depth of fjord, there is a wide variety of marine fauna, top epipelagic से लेकर mesobathy and up to benthic organisms. तो ये आपको वहां पे दिखेंगी। Coral reefs, so some cold corals, rocky islands called skerries, है ना? Coral reefs and rocky islands called skerries. Some of the largest coral reefs are found at the bottom of a fjord in Norway. They are the cold corals. They are home to several types of fish, nectons, populations of planktons and sea anemones. Guys, ये हम देख पा रहे हैं। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट fjords की बात करें, नॉर्वे, चिली, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड एंड अलास्का की बात करें, so we are having some of the longest and famous longest fjord in the world is Scoresbysund in Greenland, 350 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक। अभी आपसे बात हो रही थी वेस्टर्न नॉर्वे रीजन के पास fjord है, ठीक। सॉग्न fjord and Hardanger fjord, both of them are longer, 203 किलोमीटर सॉग्न fjord और Hardanger of 179 किलोमीटर्स, है ना गाइस। ये आपको, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, परेशान नहीं होंगे, ठीक। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। व्हाई इज साउथ वेस्ट मॉनसून कॉल्ड पुरवैया?
ईस्टर्ली in Bhojpur region, how has this directional seasonal wind system influenced cultural ethos of the region? तो गाइस, अगर हम पुरवैया की बात कहें, भोजपुर की बात कहें, तो कैसे संस्कृत लोकाचार की बात करें, तो क्या की पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं? इन्फ्लुएंस ऑफ पुरवैया ऑन कल्चरल इथॉस, upon agriculture, perception, songs, सुनते हो आप रोपनी सॉन्ग, सोनी सॉन्ग्स, फेस्ट, हॉली पीरियड्स, ये आपके पास की वर्ड्स हैं। आइए इस क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर को समझते हैं। द भोजपुर रीजन कहां लाई कर रहा है? मिडिल गैंस्ट्रिक प्लेन इन बिहार receive rainfall from Bay of Bengal branch of southwest monsoon। क्लियर है? अब अगर इंडिया की बात करें तो बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, पूरब की तरफ से आ रहा है ना? सो कॉल्ड एज पुरवैया, एज डायरेक्शन ऑफ दिस मानसून विंड इज फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन, ईस्टर्ली विंड इट इज कॉल्ड एज पुरवैया और ईस्टर्ली विंड। देखते हैं, भोजपुर का रीजन मिडिल गैंस्ट्रिक प्लेन ऑफ बिहार एक्सपीरियंसिंग मॉनसून फ्रॉम ईस्टर्न साइड, ईस्टर्ली विंड कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल स्ट्रीम। तो ये आपको पुरवैया दिख रही है। आइए आगे और समझते हैं। सो इन्फ्लुएंस ऑफ पुरवैया ऑन कल्चरल इथॉस, क्या इन्फ्लुएंस इसका एग्रीकल्चर पे है? हैव अ लुक। मार्क्स द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन भोजपुर, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रोपनी, वहां का लोकल टर्म है रोपनी, सोइंग ऑफ पैडी क्रॉप इन जून जुलाई, धान को खेतों में रोपना। ठीक, अगर परसेप्शन की बात करें, पुरवैया विंड आर लेडन विथ ह्यूमिडिटी, तो ऐसा मानना है उमस भरे माहौल में थोड़ी बेचैनी, थोड़ी शरीर में दर्द, एक ऐसा परसेप्शन हमें फील होता है। सॉन्ग की बात करें, रोपनी गीत, सोहनी गीत, जो लोग खेती से जुड़े होंगे या देखा होगा कि कैसे महिलाएं पुरुष गीत गाते हुए खेतों में फसल रोप रही हैं और घास अनवांटेड वीट को निकाल रही है। फोक सॉन्ग्स दैट आर सung स्पेशली बाय women who are sowing and transplanting the paddy crop। अगर फेस की बात करें, द फ्लोइंग ऑफ पुरवैया विंड is also accompanied by होली पीरियड। अदरा नक्षत्र की बात होती है, हम अदरा मनाते हैं जहां पूजा करते हैं हम, where people worship deities and organize feast in the gratitude of good sowing of the crop। भाई देवताओं की, देवियों की पूजा हो रही है ताकि अच्छी फसल की पैदावार हो, अदरा नक्षत्र को हम मना रहे हैं। हॉली पीरियड, अकरेंस ऑफ हथिया नक्षत्र is a period of intense rainfall during which people stay at home and pray for good crops। हथिया नक्षत्र में जो इस भोजपुर के क्षेत्र में घनघोर वर्षा हो रही है, लोग घरों में बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं अच्छे फसल की कामना हेतु। मंथ ऑफ सावन आजकल काफी प्रचलित हो गया है। जुलाई अगस्त इज मार्क्ड बाय कांवड़ यात्रा। अगर हम देखें सो भोले बाबा के पूजा में वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा स्पेशली इन रीजन ऑफ काशी एंड देवघर। तो आप यहाँ पे कांवड़ यात्रा को देख रहे हो, आप इसे भी आप यहां से कनेक्ट कर रहे हो गाइस, है ना? आइए जरा और देखते हैं। सो पुरवैया की बात हुई, क्या कीवर्ड्स हुए? इन्फ्लुएंस ऑन एग्रीकल्चर, परसेप्शन, सॉन्ग्स, फेस्ट, हॉली पीरियड, सावन यात्रा, कांवड़ यात्रा। पीरियड ऑफ पुरवैया इज ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड इन भोजपुर एज क्यों? गुड रेनफॉल एंश्योर्स गुड क्रॉप्स
and overall prosperity of this agriculture dominated region। है ना गाइस। आइए इसके साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। कमेंट ऑन रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। गाइस ध्यान सुनिएगा। हाउ इट इज लिंक टू डिजास्टर एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन द एरिया। उस पे आपको फोकस करना है। लॉन्ग इंडियन कोस्ट लाइन आपको दिख रहा है। सो व्हाट कैन बी कीवर्ड्स? कीवर्ड्स क्या होंगे? की पॉइंट्स क्या होंगे? हैव अ लुक। रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन इन इंडिया, एक पार्ट को आप देख रहे हो तो ऑन फोकस ऑन एग्रीकल्चर, फोकस ऑन पोर्ट्स, ध्यान सुना, फोकस ऑन ट्रेड, मिनरल ऑयल, ब्लू इकोनॉमी, फिशरीज, focus on tourism, about industrial utilization, about environmental protection, और फिर अगर बात करें सो हैजर्ड्स की बात करें, स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बात करेंगे, ICZM, CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की बात करेंगे, एंड हाउ कलर कोडिंग ऑफ साइक्लोन्स। गाइस इस क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर्स के कंपोनेंट्स की बात करें तो इन सारे एंगल्स पे करेंगे डिस्कस। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ कोस्ट लाइन, एग्रीकल्चर, फोकस ऑन पोर्ट्स, देन ट्रेड, minerals and oil, blue economy, fisheries, tourism, environmental protection, industrial utilization, security, ensuring silence of communication, SLOC, status of natural hazard preparedness, integrated coastal zone management project, coastal regulation zones, and color coding of cyclones। आइए जरा आंसर को कॉम्पैक्ट करते हैं गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 14, कोस्टल इंडिया इज जो कल्चरल रीजन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट स्पेन्स एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया मोर देन 7,516 किलोमीटर्स। 13 स्टेट्स एंड यूटीज हमारे पास है अंडर इंडियाज कोस्ट लाइन, अलोंग इंडियाज कोस्ट लाइन। अगर हम रिसोर्स पोटेंशियल की बात करें, फोकस फर्स्ट ऑन एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ इंडियाज कोस्टल प्लेन आर कवर्ड विथ फर्टाइल सॉइल। क्यों भाई? देखो आप, कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस, कोस्ट ऑफ इमरजेंस, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस एंड इमरजेंस आपको दिख रही है। So region is suitable for farming, crop growing regions। राइस की बात करें, कैश क्रॉप्स, कैश्यू, गोवा, रबर एंड कॉफी, केरला are important to economy। So one resource is focus on green resource, agricultural। 13 major and more than 200 minor ports are located on coastline and facilitate international trade। 90% trade volume of India is carried through ports। Huge resource potential of coastline, है ना गाइस। आपको कुछ मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स दिख रही हैं। ट्रेड इज फैसिलिटेटेड बाय बोथ पोर्ट्स, लार्ज एंड स्मॉल, है ना। ये मेजर पोर्ट्स आपको दिख रही हैं। सो ट्रेड इज फैसिलिटेटेड बाय बोथ पोर्ट्स, लार्ज एंड स्मॉल, that lies on the coastline।
बट ऑब्वियस गाइस, अगर आगे और देखें, मिनरल्स की बात करें, ऑयल्स की बात करें, सो कोस्टल रीजन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा हैज significant reserves of mineral oil that supports coastal economy, maritime economy. आपके पास कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन, huge natural gas reservoirs, अंकलेश्वर एंड मुंबई हाई ऑयल फील्ड्स आपके पास इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑयल्स के एग्जांपल्स हैं. फिशरीज, ब्लू इकोनॉमी. द ऑक्यूपेशन ऑफ फिशिंग हैज ग्रोन इन इंपॉर्टेंस among the coastal resident. One of the largest fishing industry in the world benefit from India's access to Indian Ocean. Rich banks lie off Bombay, Surat, Ratnagiri, Malabar, Bengal coast. India has second largest fish production globally. हमारा कंजम्पशन भी ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है. Guys, अगर टूरिज्म वाले एंगल को देखें, सो पिलग्रिमेज, गंगा सागर, द्वारका. हेरिटेज की बात करें, एलिफेंटा केव्स, काला पानी, प्रिजन ऑफ पोर्ट ब्लेयर. मेडिवल इंडिया की बात करें, सॉरी मेडिकल की बात करें, सो आयुर्वेदा रिजॉर्ट्स ऑफ केरला. अभी आपने देखा था केजरीवाल साहब भी गए थे, राहुल गांधी भी गए थे, है ना. इको टूरिज्म, कयाल्स बैक वाटर्स ऑफ केरला, चिल्का लेक. आइलैंड टूरिज्म, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. गाइस, अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें, द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया डिजास्टर के एंगल को देखते हैं, हैज वैरायटी ऑफ मैंग्रोव्स. अगेन मैंग्रोव्स आर हैविंग लॉट ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस. कोरल्स यूज्ड इन रिकंस्ट्रक्टिव बोन सर्जरी, रिच सोर्स ऑफ मेडिसिन एज वेल. एस्टुरीज, ecotone rich in biodiversity, lagoons, all of which have significant tourist potential. अगर इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन की बात करें, गुजरात लो लाइंग रीजन्स आर renowned for their salt production. Goa has excellent beaches. Again, it is supporting tourism as well. सारे एंगल्स को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं. सिक्योरिटी की बात करें, कोस्टल एंड मरीन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट सागर फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशन, ensuring sea lanes of communication through island of निकोबार एंड अमीन देवी. गाइस, आइए पॉइंट्स को जरा डिजास्टर के एंगल पे ले जाएं. स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस. द कोस्टल जोन ससेप्टेबल टू साइक्लोन because of climate change. Now frequency, increased temperature of Arabian Sea has also increased frequency in the region. Storms, flood, gales, tidal bores, tsunami and landslides. 76% of India's coastline is prone to cyclone and tsunami, but obvious huge preparedness is required. National Center for Coastal Research has worked in developing operational state of art early flood warning system for two metropolitan cities, namely Chennai and Mumbai. Sea flows Chennai, I flows Chennai and I flows Mumbai. इसके बारे में और डिटेल में पढ़िएगा. Guys, NCCR supports Indian Meteorological Department in development of operational multi-hazard early warning system and impact-based forecasting for tropical cyclone is being attempted as part of this work. Indo-UK collaboration under Newton Bhabha Fund Weather and Climate Science for Service Partnership Program. Guys, सारे एंगल को आपको देने का प्रयास किया गया है ना. NCCR and Department of Fisheries, Government of Tamil Nadu developed web GIS based decision support system and mobile based app Thundil. National Cyclone Risk Mitigation Project. India has initiated this project to undertake structural and non-structural measures to mitigate cyclones effect. आपके पास ICZM, ठीक, क्या एम है? टू इम्प्रूव लिवलीहुड ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज एंड कंजर्व कोस्टल इकोसिस्टम. आपके पास CRZ है, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स है, डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
अंडर EPA 1986। सारे डायमेंशंस को गाइस आप कवर करने का प्रयास करोगे। वी आर हैविंग कलर कोडिंग ऑफ साइक्लोन्स बाय इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू अलर्ट पीपल अहेड ऑफ नेचुरल हजार्ड्स। 4 कलर्स जो IMD यूज करती है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो वी आर हैविंग कलर कोडेड सिस्टम टू मेक पीपल अलर्ट, है ना। पार्टिसिपेटिंग इन रीजनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स जैसे कि IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, सार्क, बिम्स्टेक। इंडिया का सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टेब्लिश इन 2007-2004 का जो मैसिव सुनामी लॉस हुआ था एंड इज बेस्ड एट एंड ऑपरेटेड बाय INCOIS हैदराबाद। सो गाइस सारे एंगल्स को हमने कवर करने का प्रयास किया है, ठीक। सो INCOIS has also partnered with ISRO and Airport Authority of India to develop satellite-based message broadcasting. RIMS, Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning, a system in place to provide tsunami warning to southeast, है ना guys। तो आइए इस तरह ये क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आपके पास और एंगल है और एंगल को भी आप कवर कर सकते हो गाइस, बट ऑब्वियस वहां आपको इतने पॉइंट्स याद नहीं आएंगे, लेकिन जितना आप मैक्सिमम करने का प्रयास करें कर सकते हैं गाइस। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यू क्वेश्चंस मोर, परेशान नहीं होंगे। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। ओके, एक एंगल क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ, डिस्कस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। हाउ क्लाइमेट, टेम्परेचर, सॉइल, प्रेसिपिटेशन, टोपोग्राफी, ऐसे सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। एक आपको देखना है कि इंडिया के पास कहां कहां रेन फॉरेस्ट रीजन्स हैं, ठीक। आपको एक पार्ट तो ये देखना है गाइस, क्या पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन बनाने वाले हो, थोड़ा आप पॉइंट को सोचिए, थोड़ा मैं जल ग्रहण कर लूं और फिर झमाझम इस क्वेश्चन को करेंगे डिस्कस। देखिए गाइस, हैव अ लुक। सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, ठीक। तो हाउ टोपोग्राफी, हाउ जियोलॉजी, हाउ सॉइल, हाउ क्लाइमेट, हाउ मॉनसून, आप इस पे फोकस करोगे। देख रहे हो आप गाइस, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं अपनी सेशंस को इतने डिटेल में लेता हूं। अबाउट जेनेटिक डाइवर्सिटी, अबाउट एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, केस स्टडी ऑफ वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार, सिग्निफिकेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ रिवर वाटर्स, सस्टेनेबल लिवलीहुड टू ट्राइबल्स। सी द एंगल, पावर प्रोडक्शन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल लिवलीहुड टू ट्राइबल्स। आइए देखते हैं, हैव अ लुक। सो गाइज, हम डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द रेन फॉरेस्ट। गाइज, सेंचुरीज आर डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, 1, they are mainly species oriented, 2, boundary is sarcoscent, inviolable, species focused. India is one of 17 mega biodiverse region of the world. We are having 4 hot spot of biodiversity. अगर फॉरेस्ट की बात करें, we have tropical evergreen forest, major part comes under deciduous. We are having swamps, mangroves, corals, subtropical mountain scrub, subalpine
and alpine forest. We are having all of this. Have a look. How factors, how topography, how geology, ranging from alpine Himalaya, tundra type, in the north to Indo-Gangetic Brahmaputra, alluvial plain, hills, plateau of central India, desert of Rajasthan, and coastal plain of peninsula. See the diversity of topography and geology. But obvious, flora, plant are true indicator of climatic conditions. ये climatic conditions के true indicator हैं. Soil. We have 7 different types of major soils: alluvial, black, red, yellow, laterite, mountain, and forest. But obvious, different types of soil will impart different impact on vegetation. है ना? अगर alluvial soil है तो less green dense forest हो रहा है ना guys? Climate, we are having 10 biogeographic zones and they have distinct climate ranging from continental to coastal, different seasons, desert to mountain climate. अगर monsoon की बात करें, monsoon is also imparting effect. Impact of monsoon is important as it affects largest vegetation group of tropical deciduous forest. Monsoon wind affect vegetation cycles and crop cycles. जाहिर सी बात है guys. Surplus rainfall in Cherrapunji, Masidram, and deficit rainfall in Rajasthan, Ladakh. But obvious, on two extreme, almost on the same latitude, एक तरफ वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान नॉर्थ वेस्टर्न में और ईस्टर्न पार्ट चेरापूंजी मेघालय में अलग अलग रेनफॉल का पैटर्न, अलग अलग वेजिटेशन. In Rajasthan we are having xerophytic. On other hand, in Meghalaya we are having less green evergreen forest. Water resources, rivers, streams, lakes, and wetlands. But obvious, they will affect distribution of vegetation. Genetic diversity. Some regions such as Western Ghat, Nicobar Island are biodiversity hotspot with rich genetic pool which have huge species diversity. And guys, anthropogenic अगर एक्शन की बात करें, so but obvious, over exploitation, habitat loss, exotic species, extinction and endangerment of native species, ये आपको अपनी इफेक्ट दिखाती हुई दिख रही है guys. Significance of wildlife sanctuaries in the rainforest. So rainforest in Western Ghat, southern part of Eastern Ghat, northeastern India and islands of Andaman Nicobar. Guys, अगर यहां हम सेंचुरीज की बात करें तो कौन कौन से सेंचुरीज हैं? वेस्टर्न घाट में नीलगिरी, बिलगिरी, रंगनाथ, मुद्दुमलाई, वायनाड. सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, गुंडी, रामेश्वरम. नॉर्थ ईस्टर्न बाइसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिहांग दिबांग, काजीरंगा, ओरांग एंड पाखुई. आइलैंड की बात करें अंडमान में गलथिया बे एंड कैंपबेल बे. माय फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इसेंशियल नेचुरल वेजिटेशन, जेनेटिक पूल ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ, गोल्डन लंगूर, हुलॉक जिबॉन, बाइसन, गौर, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, लोकटक लेक, सस्तम कुट्टा लेक, वेम्बनाथ लेक. अभी हमने चिल्का को रिस्टोर कर दिया है. प्रोटेक्शन ऑफ रिवर वाटर्स, पेरियार, भारतभुजा, पावर प्रोडक्शन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इदुक्की डैम का एग्जाम्पल है. सस्टेनेबल लिवलीहुड टू ट्राइबल्स, तोड़ा, कोयडा, नागाज एंड मीती. आप इनको देख पा रहे हो गाइज, है ना? तो गाइज अभी मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूं. फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट, वो इसके पार्ट 2 में करेंगे बिकॉज सेशन काफी लेंदी हो गया है ना? तो आप परेशान नहीं होंगे गाइज. और जैसे ये सारी कंटेंट मैंने बना रखा आपके लिए, आप चिंता नहीं करेंगे गाइज.
तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी ही आएगा। फॉर एनी असिस्टेंस आपके पास स्क्रीन पे लिंक्स दिया हुआ है गाइस। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत ध्यान रखेंगे। थैंक यू। मिलेंगे कल वाले सेशन में इसके पार्ट 2 और साइंस एंड टेक एनवायरमेंट के जो क्वेश्चंस जीएस पेपर 3 में आएंगे उसको भी डिटेल में करेंगे, एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन एंड एनालिसिस। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अगर आपको एफर्ट अच्छा लगे, डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द वीडियोस, बिकॉज हम आपकी रिस्पॉन्स का वेट करेंगे गाइस। और मैं बिल्कुल आपको याद दिला दूं कि आपको वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ क्या करना है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।